मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल कार्यप्रता बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर। जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे वहीं से मैं आगे स्टार्ट करूंगा आपको ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और जहां से प्रश्नों का आना तय है। मैं बताऊंगा आपको इस पार्ट 2 में आपके क्या जो पर्यटन स्थल है और जो हमारा चहेता चैनल है कौन सा, पढ़ाई की पंचायत, यहां मैं बात करूंगा आपसे इस पढ़ाई की पंचायत पर। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं बताऊंगा आपको यहां से कि कैसे हमारे यहाँ कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सामने को देखेंगे सब लोग आपके, ये मैंने बताया विक्टोरिया मेमोरियल, आपके एग्जाम में आने वाला पार्ट यहाँ से ये विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? कलकत्ता में। ये आपके एग्जाम में आएगा। ये विक्टोरिया मेमोरियल एक ऐसी इमारत है जो सफेद पत्थर यानी कि सफेद ये मार्बल संगमरमर से बनने वाली इमारत है आपके ये। और ये कहां स्थित है आपके? ये कलकत्ता में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की स्मृति में बनवाया गया इसको। आप जानते होंगे महारानी विक्टोरिया का शासनकाल हुआ करता था, तो इसको जॉर्ज पंचम जो उस समय प्रिंस हुआ करते थे आपके, बाद में ब्रिटेन के सम्राट भी बने आपके जॉर्ज पंचम, इन्होंने 1906 में इसकी आधारशिला रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आम जनता के लिए से वर्ष 1921 में इन्होंने खोल दिया आपके, यानी दो डेट इंपॉर्टेंट है। इसकी आधारशिला कब रखी गई है? 1906 में। और इसे आम जनता के लिए कब औपचारिक रूप से खोला गया है? यद्यपि आम जनता को बहुत अधिक अधिकार नहीं होता था, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाएगा कि आम जनता को जाने का अधिकार था। यद्यपि यहाँ विशिष्ट और कुछ स्पेशल वीवीआईपी लोग ही जाया करते थे। ये बात 1921 की हो रही है। तो आप बताएं विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में। इस क्रम में बिरला तारामंडल है, ये दूसरी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक स्थल है आपके, ये भी कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम बहुत बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक शासन किया और कलकत्ता में स्थित एक स्थान है, यही अंग्रेजों का मूल राजधानी केंद्र था जहां से अंग्रेजों ने शासन किया। बाद में जब ब्रिटेन ने भारत में राजधानी बना रखी थी कलकत्ता को, तो कलकत्ता से जब राजधानी चेंज हुई कहां? दिल्ली के लिए, तो फोर्ट विलियम से ही अंग्रेजों ने पलायन किया, माइग्रेट किया दिल्ली के लिए। आप जानते हैं दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई है और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया कलकत्ता के स्थान पर। तो कलकत्ता में यही वो स्थान था फोर्ट विलियम जहां से अंग्रेजों ने अपने आप को दिल्ली के लिए मूव कराया। हावड़ा ब्रिज एक ऐसा भव्य स्थान है, आप देखते होंगे ये लोहे से स्टील से बना हुआ एक ऐसा पुल है, ऐसा ब्रिज है। ये अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अक्सर फिल्मों में ऐसे हम देखते हैं। ये अद्भुत एक आपका एक बना हुआ इंजीनियरिंग का एक नमूना कह सकते हैं इसको हम लोग। ये कश्मीर में, ये आपका कलकत्ता में। इस समय मैं आपको बताऊंगा ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज की एक जो इमारत है ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया भारत में पहला किला है। क्या ये अंग्रेजों द्वारा पहला किला है, पहला फोर्ट है, इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका निर्माण वर्ष 1640 में हुआ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने यहीं से अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, यहीं से अपने आप को स्टार्ट किया। आपके 1640 की बात हो रही है। दक्षिण भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित एक महत्वपूर्ण एक ऐसी इमारत है जिसको अंग्रेजों के लिए बहुत ही लकी माना जाता है, बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। पहले इसका निर्माण हुआ और इसके बाद में जाकर के आपका फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। कहां पर? कलकत्ता में। ये दोनों फोर्ट आपके एग्जाम आते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज आएगा तो आप इसको चेन्नई मारेंगे यानी मद्रास कहते हैं पहले, और अगर फोर्ट विलियम आएगा तो आप कलकत्ता मारेंगे। जो मरीन बीच है जो बहुत सुंदर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लंबा बीच है आपके। इसकी जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है आपके। भारत में सबसे लंबा बीच है। आप जानते होंगे मरीन का अर्थ ही होता है जल से भरा किनारा, जल से भरा किनारा। ये रहा किनारा यानी कि जल से भरा हुआ एक ऐसा तटीय भाग जो बहुत खूबसूरत है। इसी मरीन बीच पर जो डीएमके के संस्थापक रहे, कौन? अन्ना दोराई, उनका यहाँ पर समाधि स्थल भी है। और बाद में एआईएडीएमके के जो संस्थापक रहे एमजी रामचंद्रन, उनके समाधि स्थल भी। और बाद वाले वर्षों में जयललिता की समाधि, और उसके बाद अभी हाल में देखा होगा करुणानिधि, एम करुणानिधि, उनकी भी यहाँ पर एक समाधि बनाई गई है आपके। यानी ये स्थल एक ऐसा बन चुका है, यहाँ पर कई मेमोरी, कई बहुत सारे स्टैचू इसी बीच में पड़ते हैं आपके। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तटीय किनारे भाग है जो बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो आप बताएंगे मरीन बीच कहां स्थित है? चेन्नई में स्थित है आपके यहाँ पर।
और इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां है? मदुरई में, यानी कि तमिलनाडु में। मीनाक्षी को माना जाता है हमारे यहाँ पर, ये देवी पार्वती, कौन? देवी पार्वती का ही एक नाम माना जाता है। आप जानते होंगे यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर जो आपका मीनाक्षी, मीन माने क्या होता है? मीन माने मछली होता है। तो पार्वती जी को मछली की आंखों जैसी वाली माना जाता है आपके यहाँ से। ये देवी पार्वती आपके यहां से कर लेंगे। तो ये पार्वती को समर्पित मंदिर, जो कि शिव की भार्या है, शिव की अर्धांगिनी है। ये कहां स्थित? मदुरई में। बृहदीश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तंजौर में। तंजौर को ही तंजावुर भी कहते हैं, तंजौर को ही तंजावुर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे यहां से। तंजौर को तंजावुर भी कहते हैं, अन्य नाम है इसका तंजावुर। मैं लिख दिया यहां पर इसको, तंजावुर। ये तमिलनाडु में स्थित एक स्थान है। तमिलनाडु के अंदर आपके ये राज राजेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। मैं बताऊंगा आपको, ये द्रविड़ शैली का एक नायाब नगीना है। कौन शैली का? द्रविड़ शैली का ये एक नायाब, कोहिनूर कह दूं मैं तो यह गलत नहीं हूं, क्योंकि इतना सुंदर बना हुआ है आपके। और इसका निर्माण 1003 से लेकर के 1010 किसने करवाया है? राजराज प्रथम ने। चोल वंश का महानतम शासक कौन? राजराज प्रथम। इसने इसका निर्माण करवाया। कौन? चोल वंश के महानतम शासक राजराज प्रथम ने। और ये बहुत महत्वपूर्ण कहां है? तंजौर में। और तंजौर कहां पर है आपके? तमिलनाडु में। तंजौर का नया नाम क्या है? तंजावुर है। इसको आप याद कर लेंगे। नाम है इसका बृहदीश्वर मंदिर। मीनाक्षी मैंने पहले बता दिया, कहां है? मदुरई में आपके। इस तरह मैं आपको बताऊंगा आपके, एक बात और बताऊंगा, जो राज राजेश्वर मंदिर है वो किसको समर्पित है? उसको थोड़ा लिख लेना आप लोग, क्योंकि आप भूल जाएंगे। ये राज राजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये शिव को, यानी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। इस समय आपको मैं आगे ले जाऊंगा। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर कुछ दिन पहले चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस एम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कुछ दरवाजे खोले गए, कुछ तहखाने खोले गए, जहां से सोने के विशाल भंडार प्राप्त हुए। और वो सोना इतना था कि पूरे भारत के कर्ज को मिटा सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से विवाद बढ़ने लगा। तो इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उन तहखानों को बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन वो इतना सोना था कि वो भारत के कर्ज को चुकाने के लिए, भारत के बच्चा बच्चा को मालामाल करने के लिए पर्याप्त था। ये केरल में स्थित है आपके। ये सबरीमाला मंदिर अभी कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा हो रहा, ये केरल में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के जाने पर बहुत बड़ा प्रतिबंध था, महिलाओं का निषेध था। और महिलाओं ने फंडामेंटल राइट की दुहाई दी और समानता के अधिकार की बात कही आपके। उन्होंने तर्क दिया फंडामेंटल राइट का कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 में, फंडामेंटल राइट्स में, तो हमें इस मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है? बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि महिलाओं को यहां प्रवेश मिलना चाहिए। क्या नाम है इसका? सबरीमाला मंदिर है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा, जो हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार है, ये बहुत शहर के बीचों बीच में, ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना में। इस चार मीनार को याद कर लेंगे। जो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है, कौन सा? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ये तिरुपति में स्थित है। कहां पे? यानी कि आंध्र प्रदेश में। दोनों को याद कर लेंगे। चार मीनार आएगा तो हैदराबाद बताएंगे, और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आएगा तो तिरुपति बताएंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा सोमनाथ मंदिर है। ये वही सोमनाथ मंदिर है कि लुटेरा गजनी से लूटता हुआ डकैत भारत आया आपके। और क्या नाम है उसका? महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। एक ऐसा लुटेरा जो गजनी से पूरा भारत की ओर आया, और उसने 1025 में, चूंकि मैं इतिहास के पन्नों पर चर्चा नहीं कर रहा, फिर भी मैं बताए बिना नहीं रहूंगा यहाँ पर। 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पूरे मंदिर को लूटते हुए यहाँ के सारे खजाने को ले गया और गजनी पहुंचा दिया। ये सौराष्ट्र में स्थित है। कहां है? गुजरात में। इस क्रम में जो रानी की बाव है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये पाटन जिले में स्थित है। और पाटन कहां है? गुजरात में। इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहां से मैं बताऊंगा आपको, यहां से जो आपके एग्जाम के लायक जो काम की बात है, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये महत्वपूर्ण बात है आपके कि जो रानी की बाव है, इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को ने, ये जो आपका पेरिस में स्थित है यूनेस्को, इसने आपके विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। किसे? आपके रानी की बाव को। बाव का मतलब होता है बावड़ियां। बावड़ी में कुएं के समान होती है, पर कुएं से बड़ी अलग होती हैं। इसमें चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती हैं आपके, और इसका इस्तेमाल आपातकाल में पानी भरने के लिए किया जाता था। इसमें पानी भरा रहता था, तालाब जैसा एक बड़ा, लेकिन चारों ओर सीढ़ी होती थी और कुएं जैसी इसमें गहराई होती थी। बाव का मतलब बावड़ी होता है, जिसमें जल भरा रहता था आपके। इसको अगर 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, तो वर्ष 2018 में इसको आरबीआई ने 100 रुपए के जो हमारा नोट है उस पर चित्रित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी की बाव को। इसे आप याद कर लेंगे। इस क्रम में आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा,
जो कच्छ का रण है गुजरात में, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये गुजरात में स्थित है और ये दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता है। इसको मेरे कहने से आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यहां पर काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कौन सा है, तो आप बताएंगे वो कच्छ का रण है। ये कई बार एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है और पीछे पूछा भी गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कहां है, तो बच्चे ढूंढेंगे राजस्थान में और आप ढूंढेंगे इसको गुजरात में, यानी कि कच्छ के रण में, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा ब्रह्मा जी का मंदिर। ये नाम ही सुनते आपके माइंड में आ गया होगा, ये पुष्कर में स्थित है और ये अजमेर यानी कि राजस्थान। ब्रह्मा जी का दुनिया में अगर कहीं प्रतिष्ठित और अगर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहीं रहा है तो इसकी मान्यता है कि पुष्कर में, यद्यपि लोगों ने कई सारे दावे किए इसके पीछे, लेकिन माना जाता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा विशालकाय मंदिर है। इसका मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये भी अजमेर में यानी कि राजस्थान में आपके ख्वाजा साहब की दरगाह। कहते हैं लोग इस दरगाह पे आज तक कोई गया है तो खाली हाथ इस दर से लौटकर नहीं आया। आपके इनकी ऐसी लोग पहुंचते हैं यहाँ पर इबादत करने के लिए और अपनी बातों को रखते हैं यहाँ पर जाके ख्वाजा साहब के पास। ये जो हवा महल है आपके, ये जयपुर राजस्थान में है। जल महल आपके डीग में भी है, जयपुर में भी है, ये आपके राजस्थान में। जल महल यानी कि पानी के बीच में विशालकाय पत्थरों से बनाए हुए ऐसे महल आपके ये देखते ही बनते हैं और ये अपनी कला के लिए और अपनी स्थापत्य क्षेत्र में बनावट के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। जल महल आपके डीग और जयपुर में यानी राजस्थान में। दिलवाड़ा का मंदिर आप जानते हैं सिरोही जिले में, ये राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के। आप जानते हैं ये किस संप्रदाय के लिए, यानी जैनों के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का। अंबर पैलेस बड़ा प्रसिद्ध है और वर्तमान समय में ये जयपुर में और शाही शादियों के लिए ये अंबर पैलेस विशेष तौर पर जाना जाता है। इनको अब याद कर लेंगे यहां से। इस तरह में मैं आपको आगे बताऊंगा महत्वपूर्ण बात, जो सासाराम का मकबरा है ये यहां से आप जानते होंगे। सासाराम का मकबरा बिहार में आपके, और ये शेर शाह सूरी, यहाँ पर शेर शाह सूरी का यहीं पर मकबरा बना हुआ है, यहीं पर। यानी कि सासाराम जो का मकबरा है इसका संबंध किस शासक से है, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी से इसका संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिहार में स्थित है। मैं इस क्रम में बताऊंगा आपको जो बोधगया मंदिर है, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर आपके। ये बोधगया मंदिर ये भी बिहार में स्थित है आपके। फुलवारी शरीफ ये भी बिहार में स्थित है यहाँ पर। और पटना साहिब सिखों का पवित्र केंद्र ये भी बिहार में स्थित है। और जो रॉयल भूटान मठ है ये भी आपके बिहार में ही स्थित है। और जो डुंगेश्वरी गुफा मंदिर है ये भी आपके बिहार में स्थित है। यानी कि ये सारे के सारे जो आपको प्लेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्लेसेस, सारे स्थल कहां पर है आपके बिहार में। आप देख रहे होंगे कितनी अद्भुत छटा, यानी इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, फुलवारी इस्लाम धर्म, पटना साहिब सिख धर्म। मैं कह सकता हूं बिहार की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है प्रारंभ से ही आपके कि जहां पर सभी धर्मों का परस्पर सामंजस्य देखने को मिलता है हमें आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो इमामबाड़ा है, ये रहा इमामबाड़ा यानी यूपी, यानी एक ऐसी नगरी जो कि सबके लिए महापवित्रतम एक स्थली मानी जाती है आपके लखनऊ में, जो कि आपने कई नवाबों के लिए और अपनी कई तरह की कढ़ाइयों के लिए जाना जाता है। ये यूपी में इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी है और छोटा इमामबाड़ा, ये भूल भुलैया यहीं पर है आपके। ये पंचमहल यहाँ पर, ये फतेहपुर सीकरी यानी यूपी में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी फतेहपुर सीकरी में, आपको जानते होंगे, ये भी आपके फतेहपुर सीकरी यानी कि यूपी में आपके ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो कि चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, बहुत बड़े सूफी हैं। बुलंद दरवाजा ये भी आपके फतेहपुर सीकरी यूपी में है। इसके अलावा जो बड़ा आपके काम का जो क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको नंबर देखा जाएगा, धमेक स्तूप, ये वाला धमेक स्तूप आपके ये वाराणसी में, कहां पर है ये वाराणसी में, यानी कि ये यूपी में स्थित है आपके। और इसका निर्माण उस काल से है, लोग ऐसी मान्यता है कि अशोक के शासनकाल में जब यहाँ पर निर्माण हो रहा था बड़े पैमाने पर, यानी अशोक से लेकर के समुद्रगुप्त तक यानी गुप्त काल तक इसका निर्माण कार्य चला। और लोग ये भी कहते हैं आपके कि इसका जो स्तूप है ये इतना विशाल का है, इतना पवित्रतम है कि कोई इसका दर्शन मात्र कर ले, दर्शन भी कर ले तब भी उसका कल्याण हो जाता है। धमेक स्तूप अपनी कलाकृति के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसको आप देख लें कहां पर है, वाराणसी में। इस चैनल को आपने लाइक्स और अगर शेयर नहीं किया तो बहुत तेजी से कर दीजिए आप लोग। वैसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसा ही एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूं, क्योंकि अभी इजराइल फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। करंट पर लगातार बने रहिए आप लोग। पैट का पेपर आने वाला है, इसलिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, कई सारे एग्जाम आपके सामने मुंह बाएं खड़े हुए हैं। इसलिए अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए
और बिल्कुल इस समय नींद चैन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वही वक्त है जागने का समय। यदि अगर अभी नहीं जगे तो कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप खुश रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।